स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत भी चाहिए। तो बात यह है कि ये लर्निंग इंग्लिश का चैनल है। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी और बाहर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे भी ये कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगर किसी ने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करे। तो ये एक किस्म का सदका जारिया है। चलो, किसी को जितना ये चैनल हिट होगा इतना ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो हिट इसी सूरत में होगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक किया जाए। अच्छा जी, रीडिंग सिलेक्शन 2.3 को हमने स्टडी करना है और इसमें एक पोइम है हमारे पास, आई ड्रीम अ वर्ल्ड। अच्छा, इस सारी यूनिट के अंदर जो प्लानर्स हैं, हमारे जो स्टडी प्लानर्स हैं, उन्होंने जितने भी ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स थे उनको उन्होंने सिलेक्ट किया है। इसमें आई ड्रीम अ वर्ल्ड लिंगस्टन ह्यूजेस ने लिखी है पोइम, और इसमें भी तकरीबन मिलते जुलते ख्यालात हैं शायर के उनसे, मार्टिन लूथर किंग से, और दूसरे जो है वो हमारे, उसको क्या कहते हैं जी, मार्टिन लूथर किंग और एक और हमारे नेल्सन मैंडेला, यस, उनसे इनके मिलते जुलते ख्यालात हैं। पोइट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि पोइट जो है वो क्या कहता है। पोइट का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जेम्स लिंगस्टन ह्यूजेस पोइट का नाम है। आई ड्रीम अ वर्ल्ड का कि मैं एक दुनिया का ख्वाब देखता हूँ। 1902 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और 1967 में इनकी डेथ हुई। ब्लैक पोइट हैं जी, स्याफाम पोइट हैं और मैसूरी यूएसए में पैदा हुए। एक वर्सटाइल राइटर थे कि बेशुमार टॉपिक्स पे लिखा है इन्होंने। पोइट भी थे, नावलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, और 35 बुक्स से ज़्यादा इन्होंने किताबें जो है वो 35 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने, आप ये कह दें कि तसनीफ की हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और एटलांटा में इन्होंने, इनके बेशुमार ओहदे थे, पोस्ट थी। अब इससे पहले कि हम पोइम स्टडी करें वर्ड टू वर्ड, मैं चाहता हूँ कि आपको उसका एक ओवरव्यू, उसका थीम, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको बता दूँ। लिंगस्टन ह्यूजेस बेसिकली एक ब्लैक पोइट हैं और अपने आप ये कह दें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से जो ब्लैक पीपल को फेस करना पड़ती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। और ये वाक़तन उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि इंसानियत को आप ये कहते हैं कि रेसिज्म, इनजस्टिस और अप्रेशन, जुल्म और सितम जैसी जो तकलीफ़ें, परेशानी हैं, वो सहते हुए देखना ये इनके लिए बड़ा परेशान कुन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। उनकी बड़ी ख्वाहिश रही है कि वो जितनी भी उनको, उनकी कौम को, जैसे ब्लैक पीपल थे, ब्लैक पीपल उनकी कौम थी, उनकी कौम को जितनी भी मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं उनसे छुटकारा दिलाना उनकी ख्वाहिश रही। लेकिन बतौर पोइट के, बतौर शायर के वो बिल्कुल बेयार मददगार हैं। और बिल्कुल ये तसव्वुरात की दुनिया में जॉन कीट्स जैसे शायरों की तरह जो है वो ये भी तसव्वुरात की दुनिया में जाके पनाह हासिल करते हैं। अब वहाँ जाके, तसव्वुराती दुनिया में जाके एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं जो इस किस्म के जुल्म से तुमसे आज़ाद है। वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं
جہاں محبت ہے نفرت کی بجائے اور آزادی ہے غلامی کی جگہ پر. اور ان کی اس تصوراتی دنیا میں یوٹوپیا میں اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ بلا تفریق سب جو ہے ان کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب ان کو شیئر کرتے ہیں, سب ان کو بانٹتے ہیں اور کھاتے ہیں. جو وائٹ ہیں اور بلیک ہیں ان سب کو ان کی تصوراتی دنیا میں, ان کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ مثالی دنیا ہے, اس میں دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا. اور یہ دنیا جو ہے وہ فرسٹریشن سے, پس سے, لڑائی جھگڑے سے, پریشانیوں سے پاک ہوگی. سٹریس اور ٹینشن سے بھی یہ دنیا پاک ہوگی. جائز اور کمفرٹس زندگی کے جتنے بھی ہیں لائف کے, وہ تمام لوگوں کو ایک جیسے مہیا ہوں گے, ملے ہوں گے. جائے ایک موتی کی طرح سب پر چمکے گا, خوشی جو ہے موتی کی طرح سب پہ چمکے گی. اور جو غربت ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ رکت سازی ہے, جو رکت ہے اس کی ان کی تخیلاتی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اور سملی کا استعمال کرتے ہوئے جو شاعر ہے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ عالمگیر امن اور خوشحالی کا جو آئیڈیا ہے, خیال ہے, اس کو پیش کرتے ہیں. سماجی اور سیاسی انصاف اور جو مساوات ہے اس کا یہ آئیڈیا اپنی تصوراتی دنیا میں پیش کرتے ہیں. یہ تو تھا اس کا سینٹرل آئیڈیا. آپ جو پوئم کا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ یا لائن بائی لائن اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کو بالکل وہی خیالات ملیں گے جن کا اظہار میں اوپر سینٹرل آئیڈیا میں, مین آئیڈیا میں کر چکا ہوں. لینگسٹن ہیوجز کہتے ہیں کہ I dream a world where man, no other man will scorn. کہ میں ایک ایسی تصوراتی دنیا کا, ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے نفرت نہیں کرے گا. Where love will bless the earth and peace its path adorn. جہاں محبت جو ہے وہ زمین پر اپنی رحمتیں بکھیرے گی اور امن اپنا راستہ خوبصورت بنائے گا. پھر نیکسٹ اندا میں آپ کہتے ہیں جی کہ I dream a world where all, میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں سب will know sweet freedom's way, کہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ اتنی میٹھی, اتنی شیریں جو آزادی ہے اس کا راستہ کون سا ہے. سب کو پتا ہوگا کہ آزادی حاصل کیسے کی جاتی ہے. Where greed no longer saps the soul, جہاں لالچ انسان کی روح کو کمزور نہیں کرے گی, گھائل نہیں کرے گی, روح کو ختم نہیں کرے گی. Nor avarice blights our day, اور نہ ہی یہ کہ جو بہت زیادہ لالچ ہے, ایوریج جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے دن کو تباہ و برباد, ہمارے زمانے کو, ہمارے وقت کو تباہ و برباد نہیں کرے گی. A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth. اور ایک ایسی دنیا کا میں خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں سیاہ اور سفید, چاہے سیاہ ہو یا سفید ہو, چاہے آپ کی کوئی بھی نسل ہو, زمین کی تمام دولت جو ہے وہ آپس میں بانٹ کے کھائیں گے اور ہر بندہ آزاد ہوگا. جہاں غربت ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ تختہ دار پر چلی جائے گی اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے گی. اور جو خوشی ہے ایک موتی کی طرح, یہاں پر یہ سملی کا استعمال کرتے ہیں, لائک اور ایز ہوتا ہے نا استعمال سملی کا, ٹھیک ہے, تو خوشی جو ہے ایک موتی کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے. Attend the needs of all mankind, of such I dream our world. کہ تمام انسانوں کی ضروریات میری خیالاتی, میری تصوراتی دنیا, یہ جس دنیا کا خواب میں نے دیکھا ہے اس
में जो है वो तमाम जो इंसान हैं उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी। अब आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। वो आपने स्टेंजा पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा बुक से। अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि इंसानी सोसाइटी से, इंसानी माशरे से जो नफ़रत है उसका ख़ात्मा शायर की बड़ी ख्वाहिश है, और किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स से नफरत नहीं करनी चाहिए। हर शख्स जो है वो हर शख्स को दूसरे शख्स से मोहब्बत करनी चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी जो है वो हमदर्दी से और मोहब्बत से भरपूर होगी। जो अमन है वो हर जगह नजर आएगा, और ये किसी भी रास्ते की खूबसूरती है जो हम इख्तियार करते हैं। पीस जो अमन है वो हम ऑफिस में जा रहे हों या मार्केट में जा रहे हों या सेरेमनीज में जा रहे हों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जा रहे हों, हॉस्पिटल में जा रहे हों, जहाँ भी जा रहे हों, अमन हमारे साथ होगा। ठीक है जी। एवरी स्टेप विल टेक इन एनी डायरेक्शन विल मीट पीस इंस्टेड ऑफ हेटेड एंड फियर। और हर कदम जो हम उठाएंगे, किसी भी सिमत में उठाएंगे, उसमें अमन आएगा, बजाय कि नफरत हो या खौफ हो। अच्छा, ये जो पीस है, अगर इसको अरबिक में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम, सलाम बनता है, सलामती बनता है। ठीक है, ये इस्लाम बनता है। तो इस्लाम का मतलब ही पीस है। ये वैसे मैं एक हट कर थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करता हूँ कि देखिए, हमारे जो राहबर थे, हमारे जो बड़े थे, और ख़ासकर रसूल में तो सबसे बढ़कर इज़्ज़त जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता कि उनकी कितनी रिस्पेक्ट बनती। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कौम में अमन कूट कूट कर भर दिया। जगह जगह हम जहाँ जाते हैं, ये वही बात आ गई ना, ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सेरेमनी में जा रहे हैं, वर्शिप की जगह, हॉस्पिटल, जहाँ भी हम जाते हैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तुम पर सलामती हो, पीस भी अपॉन यू। ठीक है, तो अमन हम उठते बैठते अपने साथ लिए फिरते हैं। वो लोग जो अमन के दाई हैं, अमन के लंबरदार हैं, हाँ, जो टेररिस्ट कहा जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा वो मज़हब ऐसा मज़हब है कि जहाँ जगह जगह कदम कदम पे अमन की बात होती है। इस्लाम नाम ही अमन का है। पीस को ट्रांसलेट अरबिक में किया जाए तो इस्लाम बनता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन, ये तो चलो एक जनरल डिस्कशन थी, अदर देन दैट। ठीक है, लेकिन ये कि चूँकि मिलती जुलती थी, इस वजह से मैंने इसको भी कोट कर दिया बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है जी? इन लाइन्स को, फर्स्ट स्टैंजा की लाइन्स की रोशनी में इसको की वजाहत करें। अच्छा, किसी भी आइडिया को या किसी भी चीज़ को इंसानी खसूसियात दे देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है जी। पर्सन से निकला है, पर्सोनिफाई कर देना किसी चीज़ को, ह्यूमन क्वालिटी दे देना किसी चीज़ को। नॉन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ये वो इंसानों की तरह एक्ट करते हुए पर्सोनिफिकेशन में दिखाई देते हैं, और इन लाइंस में मोहब्बत जो है उसको पूरी दुनिया पर रहमतें बिखेरते हुए दिखाया गया। और रहमत कौन बिखेरता है? या इंसान बिखेरता है या रहमान बिखेरता है? रहमान तो खैर सबसे पहले सबसे टॉप पे होता है, आते हैं अल्लाह ताला के साथ, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियारात दिए और इंसान भी रहम करता है दूसरों पर। एंड और इस तरह पीस जो है वो ये भी दिखाया गया है कि ज़मीन के हर चप्पे चप्पे को जो अमन है वो खूबसूरत बना रहा है। इसको भी पर्सोनिफाई, पीस को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया। ह्यूमन क्वालिटीज़ खूबसूरत तो इंसान बनाते हैं, लेकिन अमन जो है खूबसूरत बना रहा है। और ये जो इलामती ज़बान है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये अमन के मानों को, आप ये कह दें कि फिगरेटिव लैंग्वेज ये अमन के, आप ये कह दें कि मानों को इन्हांस करती है, अमन की खूबसूरती को इन्हांस करती है। थोड़ा सा मैं स्पेलिंग का इशू हो गया जी,
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, PEAC, पीस ऑफ राइटिंग। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को के मीनिंग को इन्हांस करती है और इसको समझने में बड़ा आसान बना देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी, इसी के अंदर से बनाया गया है, स्टैंजा के अंदर से। व्हाई डज द पोएट ड्रीम्स ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल? एक नामुमकिन सी किसी चीज का ख्वाब शायर क्यों देखता है? अब इसका आंसर ये बनता है कि इट इज द लिटरेचर दैट आइडियलाइज द थिंग्स। ये लिटरेचर ही है जो चीज़ों को आइडियलाइज करता है, मिसाली बनाता है, जो इसको हकीकत में बदल देती हैं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लिटरेरी थिंग्स जो होती हैं, जो आइडियलाइज्ड थिंग्स होती हैं, वो हकीकत में बदल देती हैं। अच्छा, लिटरेचर से ही शायद ये हमारे जो प्लेन्स वगैरह हैं उनका कंसेप्ट निकाला गया है। जैसे कि पुराने ज़माने में बताया जाता था कि इस तरह जो परियां हैं या जिन्नात या कोई और मखलूक़ात हैं या भी मखलूक़ात हैं, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वहीं से फिर इंसान ने सोचना हाँ जी उड़ा भी जा सकता है, और फिर जहाज़ बना लिया, हकीकी ज़िंदगी की तरफ आगे। मखलूक़ात हैं, बरहक हैं, जगह हम उनको मानते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ शुड बी हायर देन मैन्स थिंकिंग। और ज़िंदगी का जो ऑब्जेक्टिव है इंसान की सोच से बड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया जी। ठीक है, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अब मेरे ख्याल ठीक है, नो इट्स गुड, रीडेबल है। लेट्स मेक इट फर्दर बिगर। नो आई थिंक इट्स ओके, ज़रा हरूफ बड़े हो गए। ठीक है, अच्छा, दिस थिंग जो है वो ये चीज़ जो है वो उसको मजबूर करती है कि ज़िंदगी के जो बेहतर लेवल्स हैं उनको जो है उनकी तरफ जाए। ठीक है, जहाँ कोई नफरत नहीं है, सोशल इंटरेक्शन जो है वो आप ये कहते हैं बड़ी फ्रूटफुल है। वहाँ पर कोई किसी किस्म का पीस, कंफर्ट और जॉय वगैरह अगर ज़िंदगी में नहीं है तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। ठीक है, नफरत हमेशा दुश्मनी को जन्म देती है और जिससे झगड़े पैदा होते हैं और तबाहियाँ आती हैं। ठीक है, रो एंड डेथ का मतलब झगड़े और तबाहियाँ आती हैं, और बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे फंड्स जो है वो जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको तबाह करने में खर्च हुए। और जो ज़हनी अमन है और जो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है, ये आप ये कहते हैं कि ये राज करती हैं। देयरफॉर चनाचे शायर एक आप ये कहते हैं कि बड़ा आप ये कहते हैं कि मुकम्मल किस्म का जो मिसाली दुनिया जो हमारे सामने रखता है कि हम उसके पीछे चलें। एक और इसी स्टैंजा के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया जी, व्हाई डज द पोएट चूज द टू वर्च्यूज ऑफ लव एंड पीस? शायर दो जो खूबियां हैं, मोहब्बत और अमन की, उनका चुनाव क्यों करता है जी? अब इसका आंसर ये बनता है कि जिंदगी की असल खूबसूरती मोहब्बत है। ठीक है जी, और ये रिलेशनशिप्स को और जो म्यूचुअल टाइज हैं, जो बाहिनी तल्लकात हैं, उनको ताकतवर बनाती है। ठीक है, जो मोहब्बत है ये बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है ज़िंदगी के लिए। पैनीलेस बंदा होता है जो बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि असल गरीब वो है जिसको मोहब्बत नहीं मिलती है। यही वजह है कि एमिली ब्रोंट ने अपनी एक पोइम आई एम द ओनली बीइंग, मैं एक वाहिद मखलूक हूँ, उसमें वो लिखती है, वो कहती है कि जो तन्हा जिंदगी है वो मौत से भी बुरी है, तो इंसान को तन्हा नहीं होना चाहिए। और एक और बड़ा मशहूर किस्म का लैटिन प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है कि मोहब्बत सबको जीत लेती है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह जो अमन है वो भी आप ये कह दें कि हतमी फल है तमाम
आप ये कह दें कि तमाम किस्म की दौलत का हतमी फल है और ज़िंदगी की जितनी कंफर्ट्स हैं उनका एक हतमी फल जो है वो पीस है, अमन है। अगर इंसान के पास दौलत भी है, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ भी हैं और अमन नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं है ज़िंदगी का। बगैर अमन के जो इंसान का ज़हन है या पीस ऑफ माइंड है, ज़हनी सुकून के बगैर जो है वो कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन इंसान को नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। यही वजह है कि शायर जो है मोहब्बत का चुनाव करता है और पीस को ज़िंदगी की एक असली खूबसूरती करार देता है। एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड नंबर 2 की फ्रीडम इज़ द फ्रूट, और आज़ादी एक ऐसा फल है जिसके बारे में शायर कहता है कि वो हर बंदे को चाहिए और हर बंदा जो है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी हम सिमती खुशी का नाम है जो सारी ज़िंदगी को असल मानी देती है, असल रंग पहनाती है मानों के। एक गुलाम कभी भी ज़िंदगी का मज़ा नहीं चख सकता। हर एक कदम पर वो अपने आप को घुटन महसूस करता है और उससे नफरत की जाती है। उसकी जो पर हैं वो काट दिए जाते हैं और वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही वो महसूस करता है कि उसको बहुत सारी मादी और गैर मादी चीज़ों से महरूम कर दिया गया है। इंसान अपनी ज़िंदगी पर ज़रूरत की और वांट्स की, डिज़ायर्स की और बेचैनी की मोहरें लगा देता है। वो अपनी ज़िंदगी को खाली खोली महसूस करता है और बदज़ायका महसूस करता है जब तक कि आज़ादी जो है वो आज़ादी की ज़मानत ना दे। ठीक है, और किस चीज़ से आज़ादी की ज़मानत ना दे? जब तक कि आज़ादी ज़रूरतों से आज़ादी की ज़मानत ना दे, तो ये आज़ादी मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, आज़ादी मुकम्मल तभी होती है कि जब इंसान ज़रूरियात से मुबर्रा हो जाता है। इंसान की जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो फिर आज़ादी का मज़ा आता है। इंसान ज़िंदगी की ज़रूरियात, ज़िंदगी की जो वांट्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं, उनके अंदर घिरा हुआ है, उसकी जंजीरों में बंधा हुआ है और ख़ास काम करने के हवाले से वो बड़ा आप ये कह दें कि मजबूर है, वो उसको करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं आज़ादी हासिल करने के लिए कि जिसके लिए वो विलिंग नहीं होता, जिन्हें वो विलिंग नहीं होता करने के लिए, रज़ामंद नहीं होता करने के लिए। ठीक है, जिंदगी में आज़ादी हासिल करनी है तो फिर वो मेरे मुंह से वो क्या कहते हैं, एक और बात आ रही है कि जब एक अच्छा स्टूडेंट जब स्टडी करता है तो फिर दर हकीकत वो अपने आप को आज़ाद करने की रास्ते पे गामजन होता है। ठीक है, उसको अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा काम मिलता है। जब अच्छा काम मिलता है तो उसकी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, तो ज़रूरियात से उसको आज़ादी मिल जाती है, वरना सारी ज़िंदगी ससकते उसकी गुजर जाती है। अब क्वेश्चन पढ़ता है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम डज द पोएट डिस्क्राइब इन दीज लाइन्स? इन लाइन्स में आज़ादी का कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा असर है जो शायर जो है वो बयान करना चाहता है? आंसर इसका बनता है, शायर ये कहता है कि जो आज़ादी है वो ज़िंदगी को इसके सही मानी और खुशी देती है। बगैर इसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल हालों सी, खोखली सी नज़र आती है, बेमानी सी नज़र आती है। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो आज़ादी के साथ, जिसको आज़ादी मिली होती है, वाक़तन खुशकिस्मत होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी की शीरीनी को एंजॉय करता है, ज़िंदगी की मिठास को एंजॉय करता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, लाइफ जो होती है उसके लिए वो खुशियों से भरपूर होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो फल होता है वो जूस से भरा होता है। दूसरी तरफ जिंदगी
جو ایک غلام کی زندگی ہے وہ خالی مولی ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک شیل کے اندر سانس لینا، جہاں وہ بالکل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو موو کر سکے، آزادی سے موو کر سکے، گھوم سکے، حتیٰ کہ جو اس کے مقاصد ہے وہ بھی بڑے محدود قسم کے ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک اور آزادی کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت سے آزاد کرتی ہے، اور ایک ایسی زندگی کی ضمانت دیتی ہے جو بے چینی سے آزاد ہوتی ہے۔ کوئسچن نمبر 2 ایک اور اسی اسٹینزا کے اندر سے بنا ہے، How does greed spoil our life؟ لالچ کس طرح ہماری زندگی کو تباہ کرتی ہے؟ اچھا، لالچ کیسے تباہ کر دی تھی؟ اس کا آنسر یہ بنتا ہے، ایک ایسا شخص جس کو آزادی عطا کی جاتی ہے وہ حتمی اور جائز ریوارڈ اپنی محنت کا حاصل کرتا ہے، جائز مقام اپنی محنت کا، اس کو جائز انعام اپنی محنت کا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ اس کی زندگی تباہ نہیں ہوتی۔ ایک غلام کی زندگی ضروریات کی زندگی ہوتی ہے، وہ آپ سیراب نہیں ہوتا، انسیشیٹ پیاسا ہی رہ جاتا ہے، غیر مطمئن ہوتا ہے اپنی زندگی سے، وہ اپنی محنت کا کوئی آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی جائز انعام حاصل نہیں کر پاتا، دوسروں سے زیادہ اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ اس کے کام کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتا ہے، بالکل اس کو مقہور و مجبور کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آزادی سے کھا سکے یا پی سکے یا پہن سکے۔ اور یہ جو آپ یہ کہہ دیں کہ استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ایسے ممالک میں دیکھا گیا ہے جہاں غلامی کی لعنت موجود ہوتی ہے۔ ایجپٹ کی مثال لے لیں، مصر کی، فرعون کے دنوں میں، یہ تو کافی ہے، اور یہ سلیوری کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، غلامی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ایکسپلینیشن، ابھی تھرڈ سٹینزا کی ایکسپلینیشن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی۔ تھرڈ سٹینزا میں جو شاعر کی جو آپ کہہ دیں کہ امیجنری ورلڈ ہے، تخیلاتی دنیا، یہ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ مثالی جگہ ہے جہاں کوئی کسی قسم کی سلیوری نہیں ہے، غلامی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے، نسلی تضاد ہے، وہ کوئی نہیں، تفریق کوئی نہیں ہے، یہاں انسان کو اس کی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ رنگ کی وجہ سے۔ جو وائٹ ہیں وہ بلیک سے سپیریئر نہیں، اور بالکل اسی طرح بلیک جو ہے وائٹ سے سپیریئر نہیں۔ تقریباً ساری دنیا میں جو سفید فام لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سیاہ فام لوگوں پر حکومت کی ہے، جیسا کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ ہیں باقیوں سے۔ حتیٰ کہ جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسا کہ امریکہ ہے، بلیک کے ساتھ ابھی بھی سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کے طور پہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ وہ سفید فام لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں، سیگریگیٹ کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو تفریق کی جاتی ہے ان کے ساتھ، اور جو ڈسکریمنیشن ہے اور سیگریگیشن ہے در حقیقت یہ غلامی کی ہی برائیاں ہیں۔ لنگسٹن ہیوجز یہ برداشت کرنے میں ناکام رہتا ہے، ایک دنیا، ایسی دنیا کو وہ دیکھے کہ جو غلامی کی لعنت سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو انسانی عظمت ملے۔ وہ انسانی عظمت جو پڑھے لکھے لوگ اور جیسا کہ وہ جو رہنما ہیں، ڈاکٹر کنگ جیسے، نیلسن منڈیلا جیسے اور لنگسٹن ہیوجز جیسے، انہوں نے قوموں کو اس لیول تک ایجوکیٹ کیا ہے کہ وہ نا انصافی کو
रोक सकें, तफरीक को रोक सकें, इलादगी को रोक सकें, सेग्रीगेशन को रोक सकें। दुनिया एक आप ये कह दें कि एक ऐसी दुनिया में तब्दील होने जा रही है कि जिसका तसव्वुर शायर ने देखा है, जिसका ख्वाब शायर ने देखा है, बहरहाल इसकी जो रफ्तार है वो बहुत स्लो है। जिस तसव्वुर को शायर ने देखा है, जिस इमेजिनरी दुनिया, इसकी रफ्तार अभी बहुत स्लो है। क्वेश्चन नंबर 1 इसी स्टेजा के हवाले से बनता है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाउंटीज ऑफ अर्थ? जमीन के खजानों से आपका क्या मतलब है जी? जमीन जो है वो बनी नौ इंसान की माँ है, चुनाचे ये जो कुछ भी इंसान को जरूरत होता है उसको वो प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है। ये खुराक देती है जी, ठीक है, और फ्रूट्स देती है, ज़मीन से मिलते हैं, हमें पानी पीने के लिए मिलता है, हवा मिलती है, सांस लेने के लिए। जो लैंड है वो हमें मिलती है, ज़मीन मिलती है, ठीक है, लेटने के लिए, बैठने के लिए। सूरज हमें मिलता है धूप के लिए, ताकि हम रोशनी दे हमें और हम दुनिया को देख सकें। कुछ ओशंस हैं, हमारे जहाज जिन पर चलते हैं, समंदर हैं, एनिमल्स हैं जिन पर हम सवारी करते हैं, आप या उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये भी ज़मीन से हमें हासिल होते हैं। जब बंदा मर जाता है तो ज़मीन उसको रहने के लिए जगह देती है जी, ठीक है, ग्रेव की शक्ल में, कब्र की शक्ल में। और ये सारी जो खूबसूरतियाँ हैं, ये सारी जो नेमतें हैं, केयर की, ऑनर की और एस्टीम की, वो हम ज़मीन से ही हासिल करते हैं। और बेशुमार ऐसी नेमतें हैं कि जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। और मुख्तसरन अगर कहा जाए तो हर चीज़ जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, ये बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़मीन का तोहफा है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेंसर से बनाया गया, व्हाई डज द पोएट मेंशन रेस एंड स्किन कलर ऑफ मैन? इंसान की नस्ल और इंसान के जो स्किन कलर है उसका तज़किरा शायर क्यों करता है जी? क्योंकि वो खुद ब्लैक था। लैंगस्टन ह्यूजेस जानता है कि जो नस्ली तफरीक है इसने दुनिया के बेशुमार हिस्सों को तबाह बर्बाद किया है। जो सफ़ेद फार्म लोग हैं वो अपने आप को ब्लैक से बहुत सुपीरियर समझते हैं और उनको उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करते हैं। अमेरिका में जो हबशी हैं और साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स हैं, हबशी हैं, इनका तज़किरा भी काबिल ज़िक्र है। और ये जो रेशियल सेग्रीगेशन है या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तफरीक है, नस्ली तफरीक, इसने हमारी ज़मीन के अमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ज़मीन के अमन को ये खा गई है। शायद ये एक ऐसी ज़मीन का ख्वाब देखता है, किसी जगह का ख्वाब देखता है कि जहाँ कोई कलर की बात नहीं होती बल्कि कैरेक्टर की बात होती है। और वही स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियरिटी होता है, वही अजमत का बायस होता है जी। अगर कैरेक्टर है तो फिर आप बुलंद हैं, वरना कलर से आप बुलंद नहीं हो सकते। जो मसवात और इंसाफ है वही उस दुनिया में प्रिवेल करेगा, छाएगा। स्टेंजा नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। कहता है कि इन लाइंस में शायर जो है वो चाहता है कि लोग गुर्बत से और परेशानी से आज़ाद हों। और वो एक ऐसी दुनिया का तस्वर करता है, तस्वर देखता है जहाँ लोग जो है खुश होंगे और खुशहाल होंगे, ठीक है, और बुनियादी इंसानी हकूक से महरूमी से वो बाहर आएंगे। और जितने भी महरूम लोग हैं वो दूसरों की तरह जितनी भी रहमतें हैं और बरकतें हैं और दौलतें हैं उनको वो एंजॉय करेंगे। और शायर ये तस्वर करता है कि जो खुशी है ये बिल्कुल मोती की तरह है और इसकी चमक का ख्वाब देखता है कि वो इस ख्वाब में, इस मोती में, इस खुशी का जो मोती ये पूरी दुनिया को रोशन करता है। एक मोती जो होता है हर तरफ रोशनी फैला देता है। बिल्कुल ऐसे ही
اس کے خوابوں کی جو دنیا ہے یا اس کے خواب کی جو دنیا ہے، تصور کی جو دنیا ہے، اس میں خوشی جو ہے وہ ہر ایک شخص پر مسکراتی ہے اور مکمل طور پر مسکراتی ہے. کوئی شخص بھی اس سے محروم نہیں ہوگا. کوشچن نمبر 1 اس کا بنتا ہے پرسونیفیکیشن کیا ہے کہ اور شاعر اس کو اپنی فگرز آف اسپیچ میں کیسے استعمال کرتا ہے. اب شاعر کہتا ہے جی پرسونیفیکیشن جو ہے وہ ایک اسپیچ کا ایک ایسی علامت ہے یا بیان کی ایک ایسی علامت ہے جو انسانی کوالٹیز کسی چیز کو دیتی ہے یا اینیملز کو دیتی ہے. نان ہیومن اور انینیمیٹ آبجیکٹس جو ہے وہ ان کو انسانوں کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پرسونیفیکیشن میں. اور ان لائنز میں شاعر جو ہے وہ غربت کو پرسونیفائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی خواب کی دنیا میں جو غربت ہے، پاورٹی ہے، رچڈنس ہے، اس کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور آخر کار اپنی مایوسی کے غم میں جو رچڈنس ہے، غربت ہے، یہ اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا لے گی، تختہ دار پر لے جائے گی. ٹھیک ہے، تختہ دار پہ لے جائے گی. اور جو غربت ہے اس نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، لوگوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اور آخر میں اپنی تصوراتی دنیا میں وہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پریشانی کا، محرومی کا، اور یہ بھی اس کو انسٹیٹیوٹ بھی محروم لوگوں کا کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور یہ سب چیزیں، سب برائیاں ختم ہو جائیں گی تاکہ سب لوگ جو وہ خوش رہیں اور خوشحالی کو انجوائے کر سکیں. اسی اسٹیزا کے اندر سے اسٹیزا نمبر 4 سے ایک اور کوشچن بنتا ہے واٹ از سملی؟ ہاؤ ڈز دا پوئٹ یوز سملی ان دی اسٹیزا؟ سملی کیا ہے جی؟ اور شاعر آپ یہ کہہ دیں کہ سملی کو کیسے اسٹیزا کے اندر استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثلیت جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال دینا. سملی آپ یہ کہہ دیں کہ بیان کی ایک ایسی علامت ہے جس میں ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کی طرح قرار دیا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں جو سملی ہے دو مختلف آبجیکٹس کے درمیان جو سملیرٹی کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان لائنز میں جو شاعر ہے اس نے جائے کو پل سے جو ہے وہ سملی دی ہے، لائک اے پل. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل پل کی طرح جو خوشی ہے، موتی کی طرح جو خوشی ہے، وہ تمام بنی نوع انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرے گی. اور جو خوشی ہے یہ انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھے گی. ٹھیک ہے، بالکل موتی کی طرح جو خوشی ہے وہ بھی تمام پر اپنی چمک جو ہے وہ ڈالے گی، اور ایکولی یہ چمک ڈالے گی. ٹھیک ہے، روشنی ڈالے گی اور بلا تفریق ڈالے گی. انڈسکریمنیٹلی ہونا چاہیے تھا جی، بلا تفریق روشنی ڈالے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم. یہ آج کا یہاں تک بہت لمبا ہو گیا یہ لیکچر، اور میرے خیال یہاں اس کو